नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। प्रॉफिट एंड लॉस का आज मैं लेके आया हूँ दूसरा लेक्चर और आज बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ मैं। और मतलब मज़ेदार क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इन क्वेश्चंस को करके ना आपको बहुत मज़ा आएगा। आज की क्लास में जो कंसेप्ट अपन सीखने वाले हैं, नंबर लाइन का कंसेप्ट सीखने वाले हैं और इनसे भर भर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो जिसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। और आज मैं एक ऐसा कंसेप्ट पिक करने वाला हूँ जिस कंसेप्ट पे तकरीबन 11-12 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, लेकिन वो कंसेप्ट सही से समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा नया हो तो मैं आपको बता दूं कि हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। मिक्सचर एलिगेशन एक पूरा चैप्टर पढ़ाया था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपके सारे के सारे वीडियोस एडिट मिलेंगे। जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पढ़ाऊंगा और उसके सारे वेरिएशंस कवर करूंगा। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस में 14 कंसेप्ट होते हैं। इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन रहता है जो कई कंसेप्ट को मिक्स करके बनते हैं, कई चैप्टर्स को मिक्स करके बनते हैं। वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन रहता है, लेकिन हम 1 बाय 1 सारे कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे ताकि जब हम सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लगा रहे हों तो वो भी हमें आसान लगे। और मैं हमेशा बार बार एक बात बोलता हूँ कि क्वेश्चन कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाती है। अगर हर छोटी छोटी चीज़ क्लियर है, अगर उसे मिक्स करके कोई नया क्वेश्चन बनाया जाएगा तो आप उसे देख पाओगे, समझ पाओगे और क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, नंबर लाइन का कंसेप्ट। देखो वीडियोस को लाइक हिट कर दीजिएगा। अगर मैथ्स के लेक्चर मेरे को पसंद आ रहे हो तो मैं आपके लाइक को देख के जो है ये समझूंगा कि मेरे को मैथ्स के लेक्चर और कंटिन्यू करने चाहिए। नंबर लाइन का कंसेप्ट क्या है? नंबर लाइन का कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। जैसे आप देखते हो ना कि एक लाइन होती है, एक्स वाई एक्सिस होती है, तो आप वाई एक्सिस छोड़ दो, एक्स एक्सिस देख लो। इसमें सिर्फ आपको एक बात समझनी है, जो हमारी सीपी होती है, सीपी हमारी कॉस्ट प्राइस होती है या हिंदी में इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। ये आपका नंबर लाइन में एक जगह आता है और सीपी को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं 100% वैल्यू को हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसके बाद आपका सेलिंग प्राइस आता है। सेलिंग प्राइस इस सीपी के बाएं साइड भी रहता है इस नंबर लाइन पे और दाएं साइड भी रहता है, इधर भी रहता है और इधर भी रहता है। जब सीपी के दाएं साइड आपका एसपी आता है तो इस स्थिति में जो आपको होता है वो होता है प्रॉफिट। जैसे मान लो 10 रुपए की कोई चीज़, एग्जाम्पल के लिए 10 रुपए की कोई चीज़ अगर आपने 12 रुपए में बेचा है तो 12 आपका सेलिंग प्राइस इधर पे आएगा और 2 रुपए का जो प्रॉफिट होगा वो आपको होगा। तो नंबर लाइन में जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉफिट के केस में एसपी को इधर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो ऐसे केस में आपका जो एसपी होगा वो इधर होगा और ये वाले जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जो हम मान के चलते हैं, ये हमारा लॉस होता है। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपको समझना है और इसके बाद आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए और बेसिक जो टर्मिनोलॉजी अपने को सिखाई गई है इसके पहले वाले लेक्चर में वो सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। प्रॉफिट का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, लॉस का डेफिनेशन पता होना चाहिए और दूसरा चीज़ ये है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा है। उसको वहीं से पिक करेंगे, दोबारा आज नहीं पढ़ाऊँगा मैं। अब आपको देखना है कि इस नंबर लाइन का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ही देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन से ही चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु को 8% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 294 रुपये अधिक में बेचता तो 6% लाभ होता। अगर मैं बोलूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखना, हमारा मिड में क्या होता है, सीपी होता है। बाएं जाएंगे तो हमारा लॉस होगा, दाएं जाएंगे तो हमारा हानि होगा। सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 8% हानि पर बेचता है। 8% हानि पे बेचता है मतलब वो इधर मूव कर रहा है। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया SP1। जिस केस में क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। ये समझने के लिए आराम आराम से बता रहा हूँ, वरना तो वर्बली कैलकुलेट हो जाता। समझ लो, वर्बली कैलकुलेट कर लोगे भाई। यदि वह इसे 294 रुपये अधिक में बेचता, मतलब पहले उसने इस पॉइंट पे बेचा है। अब बोल क्या रहा है कि अगर ये 294 रुपये अधिक में बेचता, 294 रुपये अधिक में बेचता, 294 अधिक में बेचता, तो उसे अब क्या होता, उसे लाभ होता। मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो इस साइड लाई करेगी, SP2। बोल रहा है कि 294 रुपये में अगर बेचता तो SP2 पे पहुंच जाता और उसे लाभ हो जाता। और लाभ कितना होता है, 6% का लाभ होता। सीपी आपकी कितनी होती है, 100% होती है।
अगर आप सही मायने में देखोगे तो जब इधर जाते हो तो निगेटिव 8% का लॉस, अगर हम पॉजिटिव से प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लॉस को निगेटिव से रिप्रेजेंट कर लेंगे। 8% की हानि होती है अगर आप SP1 पे बेचते हो, और 6% का प्रॉफिट होता है नंबर लाइन पे जब आप SP2 पे बेचते हो, सेलिंग प्राइस 2 पे बेचते हो। लेकिन ये कह रहा है कि इस SP1 और SP2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 294 रुपये है। तो रुपीज़ में जो डिफरेंस है वो 294 रुपये है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज में डिफरेंस देखूं तो 8 इधर आए हो, 4 इधर आए हो, मतलब SP1 से SP2 के बीच में जो परसेंटेज डिफरेंस है वो कितना है, 14% है। इसका मतलब है कि यही 14% जो है 294 के बराबर है। यही जो परसेंटेज डिफरेंस है ये 294 के बराबर है। अगर आप 1% की वैल्यू निकालोगे तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 दूनी 28 और 14 एकम 14 है। 1% की जो वैल्यू होगी वो 21 रुपीज़ हो जाएगी रुपीज़ में। पूछा क्या जा रहा है, वस्तु का CP ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू होती है वो 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू अगर 21 रुपये है तो 100% की वैल्यू 2100 हो जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अंग्रेजी में प्यारा सा क्वेश्चन कह नहीं पाता हूँ, मैथ में क्योंकि एंजॉय कर रहा हूँ तो मैं इसमें बहुत आराम से आपको ये बोल सकता हूँ ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है अगला वाला, क्योंकि मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट को आपसे ज़्यादा। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30.6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 15%। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹30.60 मोर ही वुड हैव गेन 9%। टू गेन 10% ही शुड हैव सोल्ड इट फॉर। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो कुछ ये पूछा गया था, अगर हम CP को मिड में मान ले और हम ये बोले कि हम इधर बाएं साइड भी जा रहे हैं दाई साइड में, तो क्या कह रहा है कि 15% की हानि में बेचा और हमारा जो SP1 है वो इधर आया है, और जो लाभ बेचा SP2 इधर आया है, और कितने में बेचते, 9% में बेचते। यही बात बोल रहे ना। और इन दोनों SP1 और SP2 के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 30.60। CP की वैल्यू क्या होती है आपकी, 100% की वैल्यू होती है। तो पिछले क्वेश्चन में CP पूछा था, इस क्वेश्चन में एक कदम और आगे बढ़ गया और ये बोल रहा है कि आप ये मत बताओ कि CP क्या है, आप ये बताओ डेटा निकाल के कि अगर हमें 10% ज़्यादा लाभ कमाना हो, 9% का तो हम समझ गए थे SP2 का, अगर मुझे 10% लाभ कमाना हो तो कितने में बेचेंगे। 10% लाभ कमाना है, कितने में बेचेंगे, उसके लिए आपको कॉस्ट प्राइस पहले निकालना पड़ेगा। और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो पिछला जो क्वेश्चन किया था वो इसमें भी यही कर ले कि हमने यहाँ पे देखा कि 30.60 SP1 और SP2 के बीच का डिफरेंस है, और यहाँ पे देखें तो 15/9 का डिफरेंस है। तो 24% की जो वैल्यू है वो रुपीज़ में कितना है, 30.60। अब देखो जिसको टेबल आता है वो क्या काम करेगा, वो सीधे सीधे काट देगा 24 का पहाड़ा पढ़ देगा। और जिसको नहीं आता है वो 24 को कैसे देखेगा, एक 4 देखेगा, एक 6 देखेगा, एक बार 6 से पहाड़ा पढ़ देगा, एक बार 4 से पहाड़ा पढ़ देगा। चलो 6 से पहाड़ा पढ़ देते हैं। 6 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 पन्ना 30 और 6 कम 6 6 0 हो गया। और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, 4 कम 4 4 दूनी 8, ठीक है ना, 11 बचा, फिर 30 बचा, 4 7 28 और 4 पंजे 20, 1.275 हो गया। तो 1% की जो वैल्यू हुई वो कितनी हो गई, 1.275 हो गई। और अगर हम यहाँ पे बात करें, या तो हम 100% निकाल ले, लेकिन पूछ क्या रहा है, 10% प्राप्त करने के लिए उसे 10% प्राप्त करने के लिए उसे कितने कीमत पर बेचना पड़ेगा। कुल मिलाकर 100% नहीं चाहिए, 10% अगर लाभ हो रहा है मतलब वो 110% पे बेच रहा है। अब आपको क्या चाहिए, 110% की कीमत चाहिए। 110% की कीमत जैसे ही आप निकालोगे तो गुणा करोगे 1.275। अब आपको 11 का पहाड़ा पढ़ना होगा। 11 का पहाड़ा पढ़ लो, 11 पचे 55 आ गया आपका, 11 से 77, 5 82 हो गया, 11 दूनी 22, 22 8 30, 11 कम 11, 11 3 14, 140.25 हो गया। अब ऑप्शन देख लो, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, जो हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत शानदार सा क्वेश्चन था, थोड़ा वेरिएशन था। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सीख पा रहे होगे। नंबर लाइन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप इतना लिखते विखते नहीं हो, आप क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हो कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है, यदि उसे 30.6 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 9% का लाभ प्राप्त होता है। तो आप तुरंत ही यहीं से जोड़ लेते हो कि 15 + 9 24% की जो वैल्यू दी हुई है वो 30.60 दी हुई है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.275। जब प्रैक्टिस हो जाती है तब आप ऐसे करते हो। और फिर 10% ज़्यादा गेन प्राप्त करना है तो मतलब 110% की वैल्यू निकालनी है, 11 की इसी में मल्टीप्लाई करके ऑप्शन टिक कर देते हो। ये जो स्पीड बनती है ना वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से बनती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तब ये स्पीड बनने लगती है, जब वर्बल कैलकुलेशन करना चालू कर देते हो। मेथड यही है, यही सिंपल मेथड है। रेशियो जब आप इस्तेमाल करते हो, परसेंटेज जब इस्तेमाल करते हो, सिंपल मेथड है। इसी से सबसे तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं जिससे आप इसे और ज़्यादा तेज़ी से लगा सको। लेकिन प्रैक्टिस कहते हैं ना कि एक आदमी को ज़्यादा परफेक्ट बनाते हैं, कि स्टूडेंट को जो मैथ्स प्रैक्टिस कर रहा है ज़्यादा परफेक्ट बनाती है। मैं तो मानता हूँ कि अगर आप बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, उसमें भी आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर डालो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर डालो तो कई सारे स्टेप तो मन में ही गायब हो जाते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन, एक फर्नीचर को 1100 रुपये में बेचने पर उसे बेचने वाले व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 1400 रुपये में बेचता तो उसे हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, बड़ा और छोटा दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। मैं अगर नंबर लाइन बना लूँ, एक फर्नीचर को 1100 रुपये में बेचने पर उसे बेचने वाले व्यापारी को 12% की हानि होती है। मतलब जब वो 1100 रुपये में बेच रहा है तो उसे क्या हो रही है? उसे हानि हो रही है। और कितना हानि हो रही है? 12% की हानि हो रही है। और बात ये हो रहा है कि यदि इसे 1400 रुपये में बेचता है तो उसके हानि या लाभ, अब ये बोल रहा है कि अगर 14% मतलब 1400 रुपये में बेचता है तो लाभ या हानि निकालो कि कितना लाभ हो रहा है, कितना। तो ये जो डेटा दिया है ये सीपी कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। ये जो डेटा दिया हुआ है ये सीपी कैलकुलेट करने के लिए दिया है। अब सीपी तो दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि सीपी की जो वैल्यू होती है वो 100% होती है। 12% की अगर हानि हुई तो इसका मतलब है ये कितने की वैल्यू दी हुई है? 88% की वैल्यू दी हुई है। आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि 100% की जो वैल्यू होती है वो सीपी होती है। इसका मतलब 12% नुकसान हो रहा है, हमने कितने में बेचा होगा? 88% में बेचा होगा। और 88% की जो वैल्यू हो गई है वो कितनी है? 88% की जो वैल्यू हो गई वो 1100 रुपये है। अब यहाँ से आपको क्या करना है? आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 11 × 8 = 88 हो गया, और ये हो गया आपका 100, 11 कम 11 हो गया। फिर 1% की वैल्यू निकालोगे, क्या करोगे? 1% की वैल्यू निकालोगे, हो जाएगा आपका 100/8, यही हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 100% का वैल्यू निकालोगे, फिर आप 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। अब 4 से काटोगे इधर तो 4 हो जाएगा 25, चौका 100, और 4 दूनी 8, 2 से काटोगे 50 हो जाएगा। और जब इसको काटोगे तो 5 × 25, 25 पंचे 125, 1250 रुपये हो जाएगा। तो आपकी जो सीपी आ जाएगी वो 1250 आ जाएगी। अब आपको दूसरा एसपी दिया हुआ है, SP2 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है क्या बताना है आपको? हानि या लाभ प्रतिशत बताना है। तो भाई 1400 बेचोगे तो अब ये सीपी से ज़्यादा बड़ा हो गया, लाभ ही होगा। लाभ होगा कितना? 12.5 में 1400 में बेच रहे हो तो 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। डिफरेंस कितना है? 150 रुपये का। कितने में? 1250 रुपये में। अब ये आपका लाभ कितना हो रहा है? आप गुणा भाग कर लो, ठीक है ना। ये इससे कट गया, और 1250 है तो 125, 150 × 10/125, 5 से काट लो। 5 से काटने के बजाय मैं तो बोलता हूँ 8 से गुणा कर लो। 8 से ऊपर नीचे गुणा कर लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। 125 × 8 1000 में बदल जाएगा। अब 8 × 40 हो गया, और 8 कम 8 4 12% आपका जवाब आ जाएगा। ये मुझे लगता है कि आप लोगों ने अगर कैलकुलेशन का चैप्टर पढ़ा होगा तो दो तरीके होते हैं, या तो आप इससे भाग दो या तो 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये ज़्यादा आसान होता है। फिर इसी का न्यूमेरिक वैल्यू आपसे इसे मैच कराना होगा। तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 12% का प्रॉफिट हो रहा है। एक इसी क्वेश्चन को करने का तरीका और भी हो सकता है। अगर आप इसे रेशियो से करना चाहो, रेशियो से भी कर सकते हो। जैसे आपने बोला 12% की हानि हो रही है, तो आपने क्या किया? 12/100, यही इसका रेशियो कन्वर्जन कर लिया। अब रेशियो यहाँ 12% की हानि होनी है, इसका रेशियो कन्वर्जन कर लिया। फिर आपने क्या काम किया? 4 से डिवाइड किया, 4 × 3 = 12, 25 हो गया। ये हानि हो रहा है, ये हानि हो रहा है। इसका मतलब है 25 की जो चीज़ है वो कितने में बिक रही है? 22 में बिक रही है। और जो 22 की वैल्यू दी हुई है वो आपके पास कितना दिया हुआ है? 1100 दिया हुआ है। 22 की वैल्यू 1100 दिया हुआ है तो 25 की वैल्यू कितनी होगी? अब यहां से भी निकालोगे 25 की वैल्यू तो 1250 ही आएगी। तो ये भी एक तरीका है करने का, जो रेशियो से करते। 1250 जब यहां से मिल जाता है तो 1400 में से डिफरेंस निकाल के फिर 1250 से भाग देते, फिर आपका जो प्रॉफिट परसेंट आता है वो 12% ही आता है।
तो इस तरीके से भी आप परसेंटेज से भी क्वेश्चन कर सकते हो, इस तरीके से आप रेशियो से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो जैसे प्रैक्टिस आपकी हो जाए और जो वहाँ पे दिमाग क्लिक हो जाए। जो रेशियो वाला तरीका है ये थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में रेशियो वाला जो तरीका होता है ज़्यादा आसान होता है। तो दोनों मेथड यूज करते रहते हैं, अपने आप को साफ करते हैं दोनों मेथड से और देखते हैं कौन सा मेथड कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग सकता है। अगला एक प्यारा सा क्वेश्चन, एक वस्तु को जब 900 रुपये में बेचा जाता है तो उसे बेचने वाले विक्रेता को 25% का लाभ होता है। देखो 900 रुपये में बेचा गया, अगर हम इसे रेशियो से करें, जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले परसेंटेज से किया, इसे रेशियो से करते हैं। 900 रुपये में बेचने में उसको कितने का लाभ होता है? 25% का लाभ होता है। अब 25% लाभ का मतलब क्या हुआ? 25% लाभ का मतलब हो गया 1/4, यही हुआ। इसका मतलब है कि जो 4 की चीज़ है वो 5 में बेची गई है, 4 की चीज़ 5 में। ये आपका सीपी रहता है, ये आपका लाभ रहता है। जब सीपी में लाभ जोड़ते हो तो वो आपको एसपी मिल जाता है। तो 4 की जो चीज़ है कितने में बेच रहे हो? 5 में बेच रहे हो। 4 की जो चीज़ है वो 5 में बेच रहे हो। एक वस्तु को जब 900 रुपये में बेचा जाता है, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है? 900। तो 4 की कितनी होगी? सीपी निकालना होगा, 900/5 × 4, यही आएगा ना। 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और बचा जो है 5 × 8 40 हो गया, और जैसे गुणा करोगे 8 × 72 720 रुपये आ जाएगा। तो आपकी सीपी क्या निकल के आएगी? सीपी आपकी 720 रुपये आ गई। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, बोलता है यदि वह इसे 600 रुपये में बेचता है तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अब 720 रुपये की चीज़ अगर 600 रुपये में बेचेगा तो 120 रुपये की तो हानि होगी ना, उसे 120 रुपये का तो लॉस होगा। परसेंटेज निकालना है तो बटे 720 कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा। 0 0 कट गया, 12 × 72 हो गया, और फिर ये 3 हो गया, ये 50 हो गया। तो 50 बटा अगर 3 की बात करें तो 16 3 48 होता है। तो 16 सही 2/3% ये आपका जो है जवाब आ जाएगा। तो ये रेशियो से हम लोगों ने कर लिया, रेशियो से फटाफट कर लिया। हम परसेंटेज से भी कर लेते। परसेंटेज से कैसे करते? अगर चाहो तो इसे देख लो, वैसे तो मुझे नेसेसरी नहीं लग रहा है, फिर भी देख लो। अगर हम बात कर रहे थे हमारा सीपी हमारा क्या होता है? 100% होता है। अब हम बोल रहे थे कि 25% का लाभ हुआ, इसे 900 रुपये में मिला, इसका मतलब है कि 125% में बेचा हमने, यही तो बात हुई। और जब 125% की बात करें तो 125% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई? 900 के बराबर हो गई। 100% की जब वैल्यू निकालोगे तो 720 आ जाएगी। तो चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, लेकिन रेशियो की जो प्रैक्टिस है वो अगर ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा जो क्वेश्चन है, जो इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। तो रेशियो सबसे सही और कारगर मेथड है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि रेशियो ज़्यादा अप्लाई करें, परसेंटेज कम अप्लाई करें। पर इसका ये मतलब नहीं कि आपको परसेंटेज ना पता हो, परसेंटेज से भी करना आने चाहिए जो है। आप सोचो मुझे कितने साल हो गए यार ये पढ़े हुए मैथ्स, मैं तो कई सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था ना। आप सोच के देखो कि कितना मुझे देख के लग रहा है कि जो है वो मुझे मैथ्स नहीं आती। 2016 का एग्जाम दिया था मैंने सीजीएल वाला। 17 18 19 20 21 22 23 चल रहा है, 6-7 साल हो गए। मेरे को अभी भी मैथ्स उतनी ही तगड़ी आती है, उतनी ही कर रही आती है। आप लोग अगर मैथ्स नहीं सीख पा रहे हो तो मुझे लगता है यार ये तो गुनाह कर रहे हो अपने साथ जो है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स सीखना मतलब एक आर्ट है। अगर आप बेसिक्स को अच्छे से पढ़ोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। जैसे मेरी बेसिक्स बहुत अच्छी थी तो इसलिए मैं मैथ्स नहीं भूल पाता हूँ। इंग्लिश मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है क्योंकि इंग्लिश मेरी बेसिक बहुत ख़राब हो गई थी। जो अपना बचपन होता है ना, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, या इवन दो LKG से जो हम शुरू होते हैं, जब पैदा होते हैं ना, तो हमें प्राइमरी स्कूल में भेज दिया जाता है। एक वो बुरिया आता है ऊपर लात के बारिश में, वो जाना और पहाड़े रटना, खाली बस वो प्राइमरी स्कूल में वही सिखाया जाता है। 5वीं तक तो हमको अंग्रेजी सिखाई भी नहीं जाती है। तो जब अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती है तो यार अंग्रेजी में प्रॉब्लम हो ही जाती है। फिर भी मैंने अंग्रेजी में बहुत काम किया, किताब लिख डाली, पढ़ा डाला। पता नहीं कितने बच्चे जो है अंग्रेजी की क्लासेस को मेरे फॉलो किए हैं। ये तो वो सब्जेक्ट है जो मुझे आता है, मतलब अंग्रेजी तो वो सब्जेक्ट था जो मुझे आता भी नहीं था। मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। मैं बोर्ड पे इसमें 3-4 घंटे भी खड़ा हो सकता हूँ मैथ में। चलो एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का SP पहले से ही निश्चित था, यदि इसे SP के 7/12 पर बेचा जाता है तो 30% की हानि होती है। यदि इसे मूल SP पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो इन्होंने क्या है ना, मतलब ऐसे ही लैंग्वेज में खेल दिया है। लैंग्वेज में खेल दिया है। तो जब लैंग्वेज आती है तो आपका ब्रेन अगर ओपन है, मतलब ये जो होती है क्वेश्चन बेसिक से सबसे अच्छी होती है। आपको बेसिक की नॉलेज होना चाहिए। बेसिक का क्या मतलब होता है? बेसिक का मतलब होता है फॉर्मूला किधर से आया, फॉर्मूला खेल रहे हैं। बाकी दूसरा बात ये हुआ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो से सॉल्व करेंगे। अब देखो दोनों बातें हो गई। एक तो फॉर्मूला समझ में आना चाहिए और दूसरा रेशियो से खेलने आना चाहिए, जो कि हम रेशियो से खेल रहे हैं। यूनिट कैसे तैयारी करते हैं, जैसे बोल रहे किसी वस्तु का SP पहले से ही निश्चित होता है, यदि इसे SP के 7/12 पर बेचा जाता है तो 30% की हानि होती है। तो मैं तो सीधा रेशियो पकड़ता हूँ, रेशियो से सॉल्व करूंगा। मैंने बोला लॉस क्या है,
लॉस में क्वेश्चन दिया हुआ 30%, और 30% का मतलब क्या हो गया 3/10, 3/10 हो गया। इसका ये मतलब हो गया है 10 हमारा सीपी हो गया है, 10 हमारा क्या है सीपी है, और 3 हमारा लॉस है। अगर मैं यहाँ से एसपी निकालना चाहूँ तो एसपी कितना हो जाएगा भाई, ये तो तभी होगा ना जब 10 की चीज़ 7 में बेच रहे हो। तो 10 हमारा सीपी हो गया और 7 हमारा क्या हो गया एसपी हो गया। यही बात हो रही ना, 10 हमारा सीपी हो गया, 7 हमारा एसपी हो गया। लेकिन जो लॉस बोला जा रहा है ना, लॉस क्या बोला जा रहा है, ये जो 3/10 लॉस आया है, ये क्या बोला जा रहा है, यदि किसी वस्तु का एसपी पहले से ही निश्चित होता है, यदि इसे एसपी के 7/12 पर बेचा जाता है, इसको एसपी के 7/12 पे बेचा जाता है, तो ये जो आपका एसपी है ना, ये एसपी है जो 7 होना चाहिए। ये लॉस कब अकर होता है, जब इसको 7/12 एसपी पे बेचा जाता है, यही होता है ना, 7/12 एसपी पे बेचा जाता है, तब ये लॉस अकर होता है। तो ये जो 7 है ये ओरिजिनल एसपी का कितना है 7/12 है। ये जो हमने 7 निकाला एसपी, ये ओरिजिनल एसपी का 7/12 है। इस बात को ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। खुल जा भाई, खुल जा। ये जो 7 है ये हमने अभी लॉस वाला एसपी निकाला है, ये हमने किसका निकाला है, लॉस वाला एसपी निकाला है। और ये जो है किसके बराबर है, ओरिजिनल एसपी के 7/12 के बराबर है। ये तो बोला रहा है ओरिजिनल एसपी के 7/12 पे बेचा जाएगा तो 30% का लॉस होगा। तो 30% के लॉस हिसाब से हमने निकाला कि 7 यूनिट हमारी एसपी हो गई। ये 7 यूनिट एक्चुअल जो एसपी है उसके 7/12 के बराबर है। यहां से आप ओरिजिनल एसपी निकाल दो। ओरिजिनल एसपी जैसे निकालोगे तो 7 से 60 कट जाएगा और जो ओरिजिनल एसपी होगी वो 12 हो जाएगी। ओरिजिनल सीपी कितनी थी, सीपी तो बदली नहीं रही ना, एसपी बदलते हैं, एक बार इतने बेचा एक बार उतना बेचा, जो लागत कीमत वो थोड़ा बदलती, वो तो फिक्स है। तो सीपी आपका कितना था 10 था, और ओरिजिनल जो एसपी है वो कितना था 12 यूनिट था। अब पूछ रहा है कि तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 10 की चीज अपन ने 12 में बेची, इसका मतलब है 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ 10 पे। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 में, तो 2 5 तो 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें हमने किया क्या, बेसिक ही तो अप्लाई किया है भाई, लॉस 30% रेशियो अप्लाई किया, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया, निकल लिया। लैंग्वेज में नहीं फंसते हैं, लैंग्वेज में जब भी फंसोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, लैंग्वेज में नहीं फंसना होता है। चलो एक प्यारा सा और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये चीज़ अप्लाई करो। सेम क्वेश्चन है, किसी वस्तु का एसपी पहले से ही निश्चित होता है, यदि इसे एसपी के 5/7 पर बेचा जाता है तो 20% का हानि होती है। यदि इसे मूल एसपी पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम वही है, एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज ऑलरेडी फिक्स, इफ इट इज सोल्ड एट 5/7 ऑफ एसपी देयर वुड बी 20% लॉस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ इट इज सोल्ड एट ओरिजिनल एसपी। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा डिफरेंट है। क्या कह रहे हैं, अगर मैं बोलूँ लॉस की तो ये बोल रहा है 20%। 20% का मतलब क्या हो गया 1/5। इसका मतलब यह है कि 5 की जो चीज़ थी वो हम लॉस में बेच रहे हैं, मतलब 4 में बेच रहे हैं, यही बेच रहे हैं ना, और क्या बेचेंगे। लॉस ये हुआ, ये आपका लॉस हुआ, और ये आपका सीपी हुआ, ये आपका सीपी हो गया। अगर एसपी निकालना होगा तो 5 की चीज़ अगर हम 1 के लॉस में बेच रहे हैं मतलब 4 में बेचा होगा, ये हमारा एसपी हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो 4 है ये ओरिजिनल एसपी का कितना है 5/7, आप ओरिजिनल एसपी हो गया। अगर आप एसपी यहाँ से निकालो, अगर एसपी अगर आप यहाँ से निकालो तो ये हो जाएगा 7 चौक 28/5, यही ना। तो आपकी जो सीपी थी वो 5 थी और जो आपकी एसपी है वो 28/5 है। अब आप देखोगे तो ये 5 से बड़ी संख्या है, 5 × 25 होता है, बड़ी होता है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। अब अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देना तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 25 की जो चीज़ है हम कितने में बेच रहे हैं 28 में बेच रहे हैं, क्योंकि सब रेशियो में हो रहा है। रेशियो में अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई गड़बड़ नहीं पड़ता रेशियो में। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 25 की चीज़ 28 में बेच रहे हैं, इसका मतलब है 3 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है 25 पे हो रहा है। गुणे 100 करोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा कितना है 25 चौका 100, 4 3 12% का जो है आपको क्या मिल रहा होगा, लाभ मिल रहा होगा अगर ओरिजिनल एसपी पे आप बेचते। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये 5 का गुणा हम क्यों कर दिए। अगर आप इसको वैसे भी निकालोगे ना, जैसे मान लो ऐसे निकालते हैं कि 28/5 -5 अपॉन 5, तब भी वही आता। अब देखना 5 × 25 हो गया, हुआ ना, 5 × 25 हो गया, 28 में से 25 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 3, और नीचे 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, तो 3/25 ही तो लिखा हुआ है। रेशियो का चैप्टर जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा वो समझ रहे हैं, क्योंकि हम रेशियो में डील कर रहे हैं ना, और रेशियो में डील कर रहे हैं तो अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो
दोनों साइड में, तो इधर 25 हो जाएगा, उधर कट जाएगा, तो 25 की चीज़ 28 में हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है, बेसिक रेशियो चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए इसके लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, रिपीटिशन ही है प्रैक्टिस के लिए कि पहला जो क्वेश्चन इसके पहले वाला किया वही सेम क्वेश्चन ये वाला भी है। इसके बाद एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स। मुझे भी बड़ी मोहब्बत है मैथ्स लगाने में यार, चलो साथ में मिलकर लगाते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु की हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये मुझे लगता है कि यार और क्लासिक क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। वस्तु की हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नंबर लाइन अगर देखोगे तो कह क्या रहा है, सीपी इधर है भाई, लॉस हो रहा है, ये हो गया SP1, ये हो गया SP2, हो गया ना SP1 और SP2। बोल रहा है कि ये जो इधर साइड का लॉस है और इधर साइड का जो प्रॉफिट है ये दोनों बराबर है। समझिएगा, ये दोनों बराबर है। ये दोनों तो तभी बराबर होगा, कैलकुलेट तो आपको सीपी पे करना है, तो ये तभी बराबर होगा। किस केस में बराबर होगा? जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम हो, मतलब सीपी SP1 और SP2 के मिड में हो, SP1 और SP2 के मिड में हो सीपी, तभी होगा। जैसे एग्जांपल लूं, ये 10 हो, ये 20 हो और ये 15 हो, तभी तो आएगा ना। तभी इसकी डिफरेंस भी 5 आएगी और इसकी भी डिफरेंस 5 आएगी। ये भी 5/15 लॉस आएगा, ये भी 5/15 प्रॉफिट आएगा, तभी तो होगा ना। क्या लिखा है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में परिवर्तन हो जाती है। वस्तु की हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये तो तभी हो पाएगा ना, अदरवाइज कैसे हो पाएगा। अब एक चीज इसमें और ध्यान रखना, कभी कभी इसके क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिए जाते हैं। तो जब हानि प्रतिशत नंबर लाइन में ऐसे चलता है और ऐसे चलता है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। लॉस क्या होता है? लॉस होता है आपका सीपी, क्योंकि सीपी बड़ा होता है, सीपी माइनस एसपी अपन सीपी इंटू 100, यही होता है ना। और अगर मैं प्रॉफिट बोलूं, कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब फंसोगे तो यही काम आएगा आपके। प्रॉफिट बोलूं तो क्या होता है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो अगर मैं ये बोलूं कि लॉस जो है, ये अगर SP1 कर दूं और ये SP2, क्योंकि SP1 SP2 अलग अलग होगा, सेम तो होगा नहीं। अगर मैं लॉस और प्रॉफिट को बराबर कर दूं तो क्या होगा? फॉर्मूला देखो, CP माइनस SP1 अपॉन CP इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा? SP2 माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। अब देखो, ये 100 से कट जाएगा, CP से कट जाएगा, कट गया। जरा ध्यान से देखना, इधर पे लेके आता हूँ इस चीज़ को, ध्यान से देखना। यही वाला देखो, अब जो CP लिखा है माइनस SP1 एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद लिखा है SP2 माइनस CP। इसका मतलब हो गया है CP इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? 2CP इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2, या CP क्या निकल के आ जाएगा? SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2। यही हुआ ना। SP1 और SP2 को जोड़ो और बाद में क्या करें? 2 से डिवाइड कर लो। अब अगला काम क्या करना होता है भाई? इसको रट लेना होता है मेरे हिसाब से, मस्त एकदम इसको रट्टा मार लेना होता है। अगर रट्टा नहीं मारोगे तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अगर प्रॉफिट लॉस बराबर हो जाए, अगर यार गड़बड़ हो रहा है, क्या चूज कर लिया, चुनाव करना है। अगर प्रॉफिट जो है लॉस के बराबर हो जाए तो फॉर्मूला याद रखना, CP जो है SP1 और SP2 के जोड़ का आधा होता है। ये याद तो रख ही सकते हो ना। अब अगर ये फॉर्मूला निकाल लिया आपने, बेसिक फॉर्मूला निकाल लिया है और याद रख लिया है, अगर ये बेसिक फॉर्मूला निकाल भी लिया है और बेसिक फॉर्मूला अगर ये याद भी रख लिया है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो कि ऐसे केस में जब प्रॉफिट लॉस दोनों बराबर होता है तो CP जो होता है SP1 प्लस SP2 के सम के आधा होता है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, अब देखो तुरंत निकल जाएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, मतलब अगर SP1 P था तो SP2 को क्या कर दिया जाए? 2P कर दिया जाए, 2P कर दिया जाए। तो पूछा है क्या कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं एक यहां से निकालता हूं कि CP क्या हो जाएगा, मान लो P प्लस 2P, ये SP रख SP रख लो, SP और ये 2SP हो गया।
एक को हमने SP रख लिया, दूसरे को क्या रख लिया 2SP रख लिया, 2 गुना हो गया तो 2 रख लिया। तो यहाँ से हमारा CP बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम SP + 2SP 3SP/2 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, SP/CP निकाल सकते हैं। और जैसे SP/CP आएगा तो ये हो जाएगा 2/3। इसका क्या मतलब हो गया कि ये आपका CP है और ये आपका SP है। मतलब 3 रुपए की चीज़ को कितने में बेच रहे हो, 2 रुपए में बेच रहे हो। नुकसान कितना हो रहा है, नुकसान -1 का हो रहा है। तो लॉस 1 का है और CP आपका कितना है 3 है, तो लॉस परसेंट कितना हो गया 1/3 × 100, ये हो गया 33.33। समझ में आई बात। ये बात मैं पहले भी सीधे सीधे आपको बता सकता था, लेकिन ये फॉर्मूला डिराइव करना बहुत जरूरी था। ये आया कहाँ से, ये बेस से आया है। ये हमारा लॉस का फॉर्मूला होता है, ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। और बोल रहे हैं कि अगर लॉस प्रॉफिट के बराबर है, अगर लॉस प्रॉफिट के बराबर है तो हम CP कैसे निकालेंगे, SP1 और SP2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे। और जो वैल्यू दी है उससे अपने को रेशियो मिला, और रेशियो के बाद अपन ने रेशियो से गेम खेल के अपना लॉस परसेंटेज निकाल लिया। लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है 33.33%। ये मैंने इसलिए सिखाया ना, अभी इसी पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसी को कैसे इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में, ताकि क्वेश्चन बहुत आसानी से वहाँ पे भी सॉल्व हो सके। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बेसिक्स क्लियर नहीं रहती है और हम बार बार जब रेशियो खेलना चालू करते हैं तो रेशियो कई जगह हम लगा ही नहीं पाते हैं। और रेशियो इस वजह से नहीं निकाल पाते क्योंकि हम बेसिक्स सही से जानते ही नहीं हैं। चलो एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके स्वयं के मूल्य के 1 सही 4/11 से परिवर्तित कर दिया गया तो उसकी हानि प्रतिशत का मूल्य लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा। वस्तु का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं अगर आपको बोलूं, जो मैंने सिखाया है कि अगर लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हो जाए, देखो ना लिखा ना, परिवर्तित कर दिया जाए तो उसकी हानि प्रतिशत का मूल्य लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लाभ और हानि बराबर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर हो जाता है। तो CP कैसे निकालोगे, CP ये निकालोगे कि SP अगर कुछ रहा होगा और बाद का SP क्या हो जा रहा है, 11 कम 11 4 15/11 हो जा रहा है, 15/11 हो जा रहा है SP, यही हो रहा है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर 11 SP पहले था, अगर 11 SP पहले था, अब कितना हो जा रहा है 15 हो जा रहा है, यही तो बात हो गई ना। तो आप इसको कैसे कह सकते हो, इसको जोड़ लो, 11 15 कितना हो गया, 11 15 26/11, ये हो गया SP, ये हो गया CP। और हमको क्या निकालना है, हमको SP/CP का रेशियो निकालना है। SP/CP का रेशियो कैसे हो जाएगा, ये SP इधर है, CP को इधर लाओ, 11/26 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 26 की चीज़ है वो अपन 11 में बेच रहे थे, 26 की जो चीज़ है वो ओरिजिनली वो 11 में बेच रहे थे। तो हानि प्रतिशत आपका कितना आया, हानि प्रतिशत यहाँ से निकालोगे, 26 में से 11 कितना घट के आएगा, जो है 11 15 26 हो गया, 26/11। तो 26 की जो चीज़ है वो अपन कितने में बेच रहे हैं, वो 11 में बेच रहे हैं। तो अपना जो लॉस हो रहा है वो कितने का लॉस हो रहा है, इसके बीच का डिफरेंस जो है वो 15 का लॉस हो रहा है, यही हो रहा है ना, 15 का लॉस हो रहा है। तो अपने को हानि प्रतिशत बनानी थी तो 15 बटा आपका जो है 26 हो गया, × 100 हो गया, यही हो गया। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। तो 15 का 5 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75। समझ में आया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, देख लेना, कई बार तो कैलकुलेशन ही गड़बड़ कर देते सीखते सीखते। 13 नीचे आएगा, 13 देखो सभी में नीचे आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि कहाँ गुणा भाग गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ सही नहीं हो रहा है। तो 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं 750 में। तो सबसे पहले नियर बाई जो पहाड़ा हमारा कहाँ जाएगा, जो मैं ऑप्शन देख रहा हूँ उस ऑप्शन के हिसाब से अपने को लग रहा है कि कुछ अपन ने गड़बड़ कर दिया है। एक बार फिर से देखिए, 11 कम 11 4 15/11, ठीक है ना, 15/11 SP। पहले SP था, बाद में हम 15/11 SP में कर देते हैं। तो CP की जो वैल्यू, डिवाइडेड बाई 2 भी लिखना था भाई साहब, डिवाइडेड बाई 2 भी था, तो ये 2 हो जाएगा और ये जो है आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तभी तो मैं कहूँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है, निकलेगा ही नहीं वैल्यू, जरा सा भी कुछ छोड़ दिया। फॉर्मूले में 2 मिस हो गया था ना, 2 जोड़ दीजिए, 2 से भाग दोगे हो गया 13। तो मतलब 13 की जो चीज़ है वो कितने में बेच रहे हो आप, 11 में बेच रहे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, 13 रुपये कास्ट प्राइस है। लॉस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 200/13। और जब भाग दोगे तो 13 कम 13 और फिर 70 बचेगा, 13 पन्ना 65 और फिर 5 ऊपर चला जाएगा, फिर बटा 13 आएगा और ये परसेंटेज निकल आएगा। तो 15 सही 5/13% होगा, बी ऑप्शन होगा। समझ में आई बात। तो ये एक फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना कि जब
प्रॉफिट और लॉस बराबर होता है तो CP SP1 और SP2 को जोड़ के उसको आधा करते हैं। क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के उसको आधा करते हैं। चलो एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, और ये प्यारा सा क्वेश्चन देख के कैसे निकालते हैं। एक वस्तु को 580 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ और 420 रुपये में बेचने के कारण होने वाले हानि की राशि बराबर है। यहाँ पे भी लाभ और हानि बराबर है, तो हानि ही बतानी है यहाँ पे। लेकिन अब क्या दिया हुआ है? अब डायरेक्ट वैल्यू दिया है। अब लैंग्वेज नहीं खेला है, अब वैल्यू दे दी है। तो अगर मैं बोलूँ अगर CP निकालना तो कैसे निकालोगे? 580 प्लस 420 डिवाइडेड बाई 2, यही तो देखा था। SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2 अगर फॉर्मूला याद हो गया तो 580 420 जोड़ोगे तो 1000 आएगा, 1000 में 2 से भाग दोगे तो CP की वैल्यू हो गई 500। हानि पूछना है तो 420 में बेचने पे ही हानि होगी, तो 80 रुपये की हानि हो रही है और 500 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिछला वाला क्वेश्चन लैंग्वेज में था, उसके पिछले वाला क्वेश्चन भी लैंग्वेज में था, ये न्यूमेरिक वैल्यू में था। न्यूमेरिक वैल्यू में निकालना कितना आसान था। अगर आपने सीख रखा है कि हमारा जो CP होता है लाभ हानि बराबर होने में SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो ये आपका SP1 हो गया लॉस के केस में, ये आपका SP2 हो गया प्रॉफिट के केस में। तो SP1 और SP2 को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, जवाब फटाफट मिल गया। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था और बहुत हल्का था, चुनिया सा भी क्वेश्चन था। एक और प्यारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 840 रुपये में बेचता है तो वस्तु को 620 रुपये में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 20% अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो प्रॉफिट एंड लॉस बराबर था, बट अब ऐसा नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर नहीं हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखो रेशियो से अपन कैसे करते हैं, बहुत दिमाग लगा के करेंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹840 एंड प्रॉफिट इनकर्ड विल बी 20% मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹620। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब सबसे पहले रेशियो पकड़ते हैं। बोल रहा है क्या? जो प्रॉफिट है, एक में बेचने वाले होने वाली हानि से 20% अधिक लाभ होता है। 20% का मतलब क्या हो गया? 20% का मतलब हो गया 1/5। अगर मैं ये बोलूँ ये CP है, नंबर लाइन ध्यान से देखो, ये SP1 है और ये SP2 है। ये 840 रुपये बेचने में प्रॉफिट होता है और 620 रुपये बेचने में नुकसान होता है। तो मैं कहूँ कि इसके बीच का अगर डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 700 के ऊपर 140 हो गया, 700 के नीचे 80 हो गया, तो 140 और 80 ये हो गया 220। बोल रहा है कि वस्तु को 620 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक लाभ होता है। लाभ अधिक होता है, लाभ ज्यादा है। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये हमारा लॉस है, ये हमारा लॉस है, तो ये जो हमारा है ये प्रॉफिट जब हो रहा है तो लॉस से इतना ज्यादा है। अगर लॉस 5 होगा तो जो प्रॉफिट होगा वो हमारा 6 होगा, क्योंकि वो लॉस से 20% अधिक है। तो 5 का 20% कितना होगा? 1। तो अगर लॉस 5 है तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट 6 यूनिट होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर 5 यूनिट है तो ये कितनी है? 6 यूनिट। पर अगर टोटल देखूं यहां से यहां का डिस्टेंस यूनिट में कितना है? ये 11 यूनिट है। ये 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो रुपीज में किसके बराबर है? 220 के। 220 के बराबर है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए के बराबर हो गई। तो 5 यूनिट अगर मैं निकाल लूं, क्रय मूल्य निकालना है, 5 यूनिट निकाल लूं और इसमें जोड़ दूं, या 6 यूनिट निकाल के इसमें से घटा दूं, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमें CP मिल जाएगा। तो हम 5 यूनिट निकाल लेते हैं। 5 यूनिट की कितनी हो गई? 100 रुपए हो गई ना। एक की अगर 20 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? रुपीज में 100 रुपए हो गई। अब 620 रुपए में जैसे ही 100 रुपए जोड़ोगे, ये आपके 5 यूनिट की जो लॉस है वो 100 रुपए का लॉस हो रहा है और 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यही तो बात आएगी ना, 6 की वैल्यू 120 आ जाएगी। तो चाहे 840 में से 120 घटा दो, चाहे 620 में 100 जोड़ दो। 620 में 100 जोड़ोगे तब भी 720 आएगा, और इसमें से अगर 120 घटाओगे तो भी 720 रुपीज आएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत यूनिक तरीके से करने का था। प्रॉफिट एंड लॉस बराबर जब होता है तब हम फॉर्मूला निकालते हैं CP = SP1 + SP2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस बराबर नहीं हो तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। एक और इस पे अच्छा सा बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन लूँगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लूँगा, और वो बेहतरीन सा क्वेश्चन आप देखोगे कि अब आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन सेम है पर कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को
6431 रुपये पर बेचा तो उस पर होने वाला लाभ वस्तु को 5821 रुपये में बेचे जाने वाले हानि से 44.44% कम है। हानि से इतना कम है। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, बदलाव क्या है। 620 में बेचने वाले हानि से 20% अधिक था, अभी क्या है, अभी कम है। अभी क्या है, कम है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, इसमें भी क्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। वहां पे लाभ ज्यादा था हानि से, यहाँ पे हानि से कम है। कितना, 44.44%। एक तो अगर आपने रेशियो पढ़ रखा है, परसेंटेज पढ़ रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए 44.44% का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है 4/9। 1/9 का जो वैल्यू होता है वो होता है 11.11, यही होता है ना। 1/9 की वैल्यू जो होती है वो 11.11% होती है। 4/9 की 44.44% हो जाएगी। ये तो फ्रैक्शन का परसेंटेज में, परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन आपको सिखाया जाता है ना अलग चैप्टर्स में। तो 44.44% का मतलब 4/9 हो गया। अब जरा नंबर लाइन ध्यान से देखो, हमारा CP आ गया मिडिल में, SP1 हो गया जिसपे लॉस हो रहा है, SP2 जो हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो जो बड़ी वैल्यू होगी 6431 और जो छोटी वैल्यू होगी 5829, यही होगी। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस भी निकाल लो। जोड़ना घटाना तो आता होगा, नहीं आता तो साथ में कर लेते हैं। 11 में से 9 गया, 2 हो गया, हुआ ना, ये वैल्यू बड़ी है। फिर उसके बाद 12 में से 2 जाएगा, मतलब 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद बचा हुआ आपके पास 14, 14 में से 8 गया, कितना होगा, 14 में से 8 अगर जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 602। 5829 के बीच में और 6431 के बीच का जो डिफरेंस है वो 602 आ गया। अब बात करते हैं हम रेशियो की, कि अगर हम ये मान लेते हैं ये लॉस से कंपेयर किया जा रहा है, ध्यान से देखना, प्रॉफिट लॉस से कम या ज़्यादा है। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये 9 लॉस है और कम या ज़्यादा जो होता है वो ऊपर होता है। तो अगर 9 लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट जो है 4 कम है। ये लॉस है आपका और ये प्रॉफिट जो है 4 उससे कम है। तो 9 लॉस हो रहा है तो 4 जो है प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब है प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 यूनिट हो रहा है। अगर 9 यूनिट ये है तो 5 यूनिट आपका क्या हो गया, 5 यूनिट लॉस हो रहा है। तो ये आपका 9 यूनिट हो गया जो लॉस हो गया, और ये वाला जो हो गया वो 5 यूनिट जो हो गया वो आपका प्रॉफिट हो गया। समझ में आई बात। तभी जो है ये लाभ जो है इसका 44.44% कम होगा। रेशियो निकालोगे तो इसको घटाओगे तो 4/9 आएगा, 44.44% कम हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ देंगे तो ये हो गया 9 5 14, और इसी 14 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 602। अब हम क्या काम करेंगे, या तो 9 की वैल्यू निकाल लेंगे या तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। 9 की निकालेंगे तो इसमें जोड़ेंगे, 5 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें घटा देंगे। तो 5 की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है तो घटा देंगे। तो 5 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 602/14 × 5। अब देखो पहाड़ा पढ़ने तो आता होगा। 14 कम 14, 14 दूना 28, 14 तक 42, 14 चौका 56, 56 होगा, 4 2 42 हो गया, तो 14 त्रिक 42। 43 × 5 करोगे तो 5 3 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 1 21, 215 हो गया। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, 6431 में 215 आपको घटाना पड़ेगा। तो ये बचपन में हम लोगों ने जोड़ घटाना ऐसे लिख लिख के सीखा है। 11 में से 5 गया 6, ठीक है ना। घटाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो बचपन वाला तरीका ऐसे, 2 में से 1 गया 1 2, 6216, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो गया, जो ज़्यादा तेज और चकड़ हो जाते हैं वो पहले क्या काम करते हैं, 6400 में से 200 घटा लेते हैं। 6400 में से 200 घटाएंगे 6200 आ जाएगा। उसके बाद 31 में से 15 घटाएंगे 16 आ जाएगा। तो ये तरीका है नया मॉडर्न टेक्निक। बचपन जो सीखते हैं वो ये वाला तरीका मैंने सिखाया, लेकिन अगर सही मायने में घटाते कैसे हैं, सही मायने में जब एग्जाम में तेज घटाना होता है तो आप क्या काम करते हो, 6400 में 200 घटा लेते हो, 31 में से 15 घटा लेते हो, फिर उसके बाद जोड़ लेते हो। ज़्यादा आसान तरीका है। आप इसको ऐसे कर लो, 6400 + 31, 200 + 15, इसमें से घटाओगे 6200 आ जाएगा, और इसमें से घटाओगे ये 16 आ जाएगा, तो 6216 आ जाएगा। ये भी एक तरीका होता है जब आपको तेज कैलकुलेशन करना है, मन में कैलकुलेशन करना है और एरर फ्री कैलकुलेशन करना है। वरना अगर ऐसे ही मन में अगर डायरेक्टली ऐसे ऐसे घटाओगे ना बचपन वाले तरीके से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपको थोड़ा शार्प और ब्रिलियंट होना पड़ेगा। अच्छा मैं बोलूँ, ये क्वेश्चन ना अगर आप रेशियो मेथड से नहीं कर रहे हो तो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना कि इसको सॉल्व करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर बेसिक से अपन फॉर्मूला लिख के सॉल्व करें, फिर तो यार मतलब ये क्वेश्चन आप आधे घंटे में सॉल्व करोगे। मतलब ये वाले क्वेश्चन मेंस में आते हैं, बढ़िया अच्छे वाले क्वेश्चन है, मेंस में आते हैं।
चलो एक और प्यारा सा मोबाइल से क्वेश्चन करते हैं। यदि एसपी 4 गुना हो जाए तो लाभ 6 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जब लैंग्वेज से खेलता है तो मैं हमेशा फॉर्मूला यूज करता हूँ। जब लैंग्वेज से कोई खोल ले तो फॉर्मूला यूज करना ज़्यादा आसान होता है। यदि एसपी 4 गुना हो जाए तो लाभ 6 गुना हो जाता है। लाभ ही लाभ हो रहा है, तो पहले अगर मैं लाभ की बात करूं तो ये क्या होता है? पहले अगर मैं लाभ की बात करूं तो एसपी माइनस सीपी होता है। बोल रहा है कि यदि एसपी को 4 गुना कर दिया जाए, मतलब जो नया एसपी है वो 4 एसपी हो जाए, सीपी तो बदलना है, सीपी वही रहना है। तो बोल रहा है ये वाला जो लाभ है और ये वाला जो लाभ है, इसमें क्या फर्क है? लाभ जो है 6 गुना हो जाता है, ये इसका 6 गुना है तो इसको भी 6 गुना कर दो। जैसे 6 गुना करोगे तो बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो 6 एसपी माइनस 6 सीपी इज इक्वल टू 4 एसपी माइनस सीपी। अब क्या काम करो, जो एसपी है वो एक साइड ले जाओ, हमने एसपी इधर ले लिया, 2 एसपी बचा, बराबर। जब 6 इधर आएगा तो 5 सीपी हो जाएगा। अब एसपी अपन सीपी निकालो, एसपी अपन सीपी निकालोगे तो 5/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2 की सीपी थी ओरिजिनल, जो एसपी सीपी की बात करें तो ओरिजिनल मांगी, बाद वाली तो 4 एसपी हो गई। तो 2 की थी, 2 की जो चीज है वो 5 में वो कर रहे थे। इसका मतलब है प्रॉफिट कितना हो रहा था? 3 का प्रॉफिट हो रहा था, 3 का प्रॉफिट हो रहा था, 2 पे प्रॉफिट हो रहा है, और इससे अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा। 50 थे ही कितना? 150% का लाभ हो रहा था। कितना हो रहा था? 150% का लाभ हो रहा था। बहुत आसान से, ये बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला अगर लगाओगे यहाँ पे ना, ये क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से लगता है। तो आपको समझना भी होता है कि ऐसा नहीं कि बेसिक फॉर्मूला आपको नहीं आना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला नहीं आएगा फिर तो फिर घूमते रह जाओगे, कैसे लगाएं, क्या करें। यूनिट में खेलोगे ज़्यादा कंफ्यूज होगे। मतलब हम इसे रेशियो से भी कर सकते हैं, पर रेशियो से खेलोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये सबसे आसान मेथड है इसके लिए। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, यदि एसपी 2 गुना हो जाता है तो लाभ में 300% की वृद्धि हो जाती है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अगर हम प्रारंभिक लाभ की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी, ये पुराना था। अगर नए की बात करें, नए में बोल रहे हैं कि एसपी को 2 गुना कर दिया जाए, 2 एसपी कर दिया जाए, सीपी से घटाओगे तो ही लाभ मिल जाएगा। अब बोल रहा है कि जो नया वाला है पुराने वाले से 300 ज़्यादा है, पुराने वाले से 300 ज़्यादा है। 300% ज़्यादा होने का मतलब यह है कि अगर कोई चीज़ 100 थी तो 400 हो गई, तभी तो 300% ज़्यादा होगा ना। तो कुल मिला जुला के ये कह दो कि इसको जो है आप 4 गुना कर दो। भाई ये 4 गुना है इसका, तो इसको भी 4 गुना कर दो, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर हो जाएंगे तो 4 एसपी माइनस 4 सीपी इज इक्वल टू 2 एसपी माइनस सीपी। 2 एसपी निकालोगे इधर से तो 2 एसपी हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3 सीपी बचेगा, कैलकुलेट करोगे तो। अब अगर एसपी अपन सीपी निकालोगे तो 3/2 हो जाएगा। क्या इसका मतलब हो गया कि 2 की चीज जो है वो आप 3 में शुरुआती दौर में बेच रहे थे, तो आपको बेनिफिट कितने का हो रहा है? 1 का बेनिफिट हो रहा था। तो कितना प्रॉफिट परसेंट होगा? 1/2 इंटू 100 बोलोगे तो 50% का पहले प्रॉफिट हो रहा था। ये सीधी सीधी बात ना। तो क्या पूछा? तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यही वैल्यू पूछा है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 50% हो गई। तो ये आपको मतलब हर तरीके से तैयार होना पड़ेगा। आपको थोड़ी परसेंटेज भी आनी पड़ेगी, थोड़ी जो है बेसिक्स भी आनी पड़ेगी, थोड़ी रेशियो भी आनी पड़ेगी। अगर वो सारी चीज़ नहीं आ रही है ना तो टाइम लगेगा। अगर इसको रेशियो से करोगे टाइम लग जाएगा, इसको अगर रेशियो से करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और रेशियो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन में कन्फ्यूज भी कर देता है। तो मैं ये भी मानता हूँ कि जो मेथड आप ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, जो मेथड आप ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो ना, उसको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन आना भी ज़रूरी है। फिर उसमें कैलकुलेशन में 3-4 स्टेप आप गायब कर सकते हो। और कैलकुलेशन का एक चैप्टर है जो आप लोगों को वाकई में पढ़ लेना चाहिए। बहुत सारे आपको टेबल याद होने चाहिए, जो है जितने प्राइम नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर के टेबल्स याद होना चाहिए। 100 तक अगर आप प्राइम नंबर्स जितने भी हैं उनके अगर टेबल याद कर लो ना तो आपको बहुत मदद मिल जाएगी। जो है स्क्वायर और क्यूब रूट आपको बहुत सारे याद होने चाहिए। अगर आप चाहते हो बहुत स्पीड से एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ तो उसमें कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें बहुत सारा टेबल आपको याद करना पड़ता है, स्क्वायर और क्यूब रूट याद करना पड़ता है। और बहुत सारे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो डेटा मेमोराइज भी हो जाता है। अच्छा, मैं एक और बात बोलना चाहूँगा जो है सारे बच्चों को, जो है आई थिंक कि आज की क्लास में इतना ही रखूँगा। इसके बाद अगला लेक्चर रहेगा हमारा, मैंने बांट रखा है। मैं टोटल 14 कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उनके सारे वेरिएशंस भी कवर करूँगा। बाद में मिसलेनियस सेक्शन में अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आप मेरे से सीख रहे हो वो अच्छे से सीख जाओ, और यही मेरा गोल है। मतलब जो क्लास लेके आ रहा हूँ वो थोड़ा सा ऐसा हो कि कोई बच्चा अगर एक बार वीडियो को ओपन करो तो लगे उसे कि वो शुरू से आखिरी तक कुछ अच्छी चीज़ें सीख के जा रहा है। और अगर वो शुरू से आखिरी तक कुछ अच्छी चीज़ सीख के नहीं जा रहा है फिर तो लेक्चर लेना और टाइम इस पे देना वो बेकार होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो
बीटेक वाले बच्चे होते हैं, बीएससी वाले बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि हम डेटा मेमोराइज नहीं करेंगे यार। हमने मैथ्स इसीलिए चुनाव किया था कि डेटा मेमोराइज ना करना पड़े। जैसे इतिहास भूगोल बहुत रटना पड़ता था, तो बीएससी बीटेक वाले बच्चों को बचपन में ही वो दर्द बहुत रहता था। अदरवाइज वो आईएएस की तरफ शुरुआती दौर पे मूव कर लेते, क्योंकि बड़ी जॉब पोस्ट है, आईटी की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उन्हें मैथ ज़्यादा समझ में आती थी, डेटा कम मेमोराइज होता था। बट अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि आपको डेटा मेमोराइज करना पड़ेगा, टेबल्स आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, और सारा प्रैक्टिस आपको यहीं करके जाना है। एग्जाम में मत छोड़ दो आईटी जेईई एग्जाम की तरह कि आप एक सिरे से स्टार्ट हो गए नीचे निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब अब डेटा, शॉर्ट ट्रिक्स, इन सबको आपको समझना है, प्रैक्टिस बहुत करना है और कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, वरना ये जो चीज़ आप सीख रहे हो ना, अगर एक हफ्ते इसको रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे, बहुत ज़्यादा भूलोगे। तो रिपीटेटिव मोड में अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो ज़्यादा सही है। जैसे कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो कम भूलते हैं मैथ्स, मतलब मुझे इंग्लिश तो बार बार भूल जाती है, पर मैथ्स मैं कम भूलता हूँ। मतलब अगर मैंने 10 साल पहले भी पढ़ा है तो मैथ्स मुझे याद रहेगी, लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरी बेसिक्स बहुत अच्छी है। मैं मैथ्स में आधा नंबर टेस्ट में कम होने के लिए भी मार खाया हूँ। तो बचपन से कहते हैं ना कि आपकी एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होती है जिस पर आपने बहुत काम कर रखा होता है, तो मैंने मैथ्स में बहुत काम कर रखा बचपन से। मतलब मैं मैथ बहुत पसंद करता हूँ, यही एक रीज़न है कि मैं स्टिल आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ और अपने शौक में पढ़ा रहा हूँ। मैं मैथ का मास्टर बनने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैथ्स मेरा पढ़ाने का मन कर रहा है, और मैथ्स बहुत दिन हो गया था जो मैंने टच नहीं किया था, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि माई पर्सनल ऑफिस में मैथ्स चल रहा होता है और मैं ही मैथ्स से दूर रहता हूँ, तो बुरा लग रहा था मेरे को कि मैथ्स से कैसे दूर हो सकता हूँ। तो एक दो चैप्टर मैंने कहा कि अच्छा पढ़ाते हैं यार, अच्छा लगेगा तो और आगे पढ़ा देंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। ख्याल रखिए अपना, जमकर मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है ना। चलो टेक केयर, लव यू गाइस।